हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गुगुड़ सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों को और मेरे हिंदी विषय के हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी कविता की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक पहुंचाने का और मेरे हिंदी विषय अध्यापक तक यह कविता पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहूँगा। तो दोस्तों, इस हिंदी कविता की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को, साथ ही साथ मेरे सभी अन्य अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र में हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की पहली इकाई की 6 नंबर की कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके कवि हैं रमेश दत्त शर्मा। तो चलिए दोस्तों, हम अगले टॉपिक में कवि रमेश दत्त शर्मा जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। संक्षिप्त परिचय इस प्रकार: कवि रमेश दत्त शर्मा जी का जन्म भारत देश के उत्तर प्रदेश मतलब यूपी के जलेसर एटा में सन 1939 में हुआ। रमेश दत्त जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी मतलब रेडियो और दूरदर्शन मतलब टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। इसलिए विज्ञान लेखन के दर्जन से अधिक पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। तो दोस्तों, ये था संक्षिप्त परिचय। अब कविता या पद्य संबंधी जो प्रस्तावना है, विषय प्रवेश है, वह इस प्रकार। इस कविता की विधा है गजल। प्रस्तुत कविता में अर्थात गजल में कवि रमेश दत्त शर्मा जी ने प्रेम से कैसे बोलना है, सही समय पर बोलना है, कुछ भी बोलने से पहले विचार करना है, आत्मनियंत्रण रखना है और मधुर भाषी होना है आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है इस कविता में। कवि का कहना है कि सदैव ओठ, ये जो अपने ओठ है ना, वह सदैव सीकर बैठे रहना उचित नहीं है। जब भी आवश्यकता हो तब मुंह, अपना ये जो मुंह है ना, वह खोलना सीख लेना चाहिए। साथ ही साथ सबके साथ जरा जरा मतलब थोड़ा थोड़ा प्यार से बोलना सीख लेना चाहिए। यही संदेश गजल के माध्यम से दिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम यह जो कविता है, गजल जो है, उसका स्वस्वर पठन करेंगे। और हाँ दोस्तों, इस स्वस्वर पठन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और बाद में आप भी ऐसा स्वस्वर पठन करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, स्वस्वर पठन करने से पहले आप लोग कक्षा 8वीं की हिंदी की किताब यदि साथ में लेकर बैठते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हिंदी की किताब का पृष्ठ क्रमांक 14 आप खोल के रखेंगे। उस पर 6 नंबर की कविता दी गई है। उसका नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि है रमेश दत्त शर्मा। तो इसका सस्वर पठन इस प्रकार: वाणी में
शहद घोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं। जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जुबा, ये जो अपनी जबान है ना, हाँ यह जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। ख्यालों को खुद तौलना, तराजू के जैसे। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा ओट सीकर के बैठो। ये किसने कहा ओठ सीकर के बैठो। जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए कविता का सस्वर पठन था। अब हम अगले टॉपिक में इस कविता के दो पंक्तियों का सस्वर पठन करेंगे। साथ ही साथ इन पंक्तियों में आए हुए जो कठिन शब्द हैं और उसके अर्थ है उसको समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ इन पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब भावार्थ को भी समझेंगे। तो चलिए अगले टॉपिक में हम दो पंक्तियों का सस्वर पठन, सरल अर्थ और भावार्थ इस प्रकार। पहले दो पंक्तियां। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इन दो पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार। वाणी, वाणी मतलब जुबा, ये अपनी जुबा होती ना, जुबा। शहद, शहद मतलब मीठा, या फिर हम मराठी में कहते हैं ना दोस्तों मध, मध, हाँ, जो मधुमक्खी के छत्ते से जो निकलता है ना वह मध। घोलना का अर्थ है मिलना या मिलाना। सीख का अर्थ है
शिक्षा या फिर एजुकेशन जिसे कहते हैं। साथ ही साथ सीखना, ये भी अर्थ होगा इसका। लीजिए का अर्थ है लेना, प्यार का अर्थ है प्रेम, और जरा का अर्थ है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब ये थे कठिन शब्द। इन दो पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार। इन पंक्तियों में कवि रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं कि हमारी वाणी अर्थात जुबा या जो बोली होती है ना, हमारी बोली जो भाषा होती है, वह किस प्रकार हो, तो वह शहद के जैसे। शहद अर्थात मध के जैसे। और मध कैसे होता है दोस्तों? मीठा मीठा होता है। तो ऐसा ही मीठा मीठा शब्द हे मानव अपनी वाणी में घोलना अर्थात यहाँ पर मिलाना जो है वह सीख लेना चाहिए, इसकी शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसी के साथ जरा अर्थात थोड़ा प्यार से मतलब प्रेम से बोलना भी सीख लेना चाहिए। अर्थात आप मधुर भाषी बने, सामने वाले भी आपके साथ मधुर भाषा में ही बोलेंगे। और जब भी आप किसी से बोलेंगे तो थोड़ा प्यार से प्रेम से बोलने की सीख आपको लेना है, यही कवि ने इन पंक्तियों में कहा है। तो चलिए अगले दो पंक्तियां इस प्रकार। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। ये जो जबान होती ना, हाँ, वक्त पर खोलना सीख लीजिए। तो चलिए इसके कठिन शब्द के अर्थ जो है वह इस प्रकार। यारो का मतलब मित्र, फायदे का मतलब लाभ, जुबा का मतलब फिर से यह जीवा, वक्त का मतलब समय, सीख का मतलब शिक्षा या फिर सीखना, और लीजिए का मतलब लेना। ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन दो पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार। इन पंक्तियों में कवि रमेश दत्त शर्मा जी ने मौन मतलब चुप रहने के फायदे बताए हैं। दोस्तों, हमेशा बकबक नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि चुप रहने के भी यारों अर्थात मित्रों बड़े फायदे होते हैं, लाभ होते हैं। हाँ दोस्तों, इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि हम बोले ही नहीं। कभी कभी अवसर आता है कि हमारी जुबा जो है, जबान जो है ना ये, हाँ, यह वक्त पर समय पर खोलने की जो कला है वह भी सीख लेनी चाहिए। ऐसी कला सीखने से ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा की बचत भी होती है, साथ ही साथ समय भी बचता है। और दोस्तों, ऐसी जो ऊर्जा है ना, वह अच्छे सकारात्मक विधायक कार्य में लगाई जा सकती है। अर्थात हमेशा चुप रहने के फायदे हैं, लेकिन हमेशा चुप रहना यह भी अच्छी बात नहीं। सही वक्त पर बोलना भी जरूर सीख लेना चाहिए। यही बात इन पंक्तियों में कवि ने हमें बताई है। अब अगले टॉपिक में फिर से दो पंक्तियां इस प्रकार। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तौलना मतलब तराजू होता है ना, तराजू में कैसे तौलते हैं ना हम कोई चीज को, हाँ वैसे। तो यहाँ पर इन दो पंक्तियों का कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। जरा बोले तो थोड़ा, ख्याल मतलब विचार, खुद मतलब स्वयं, तौलना बोले तो वजन करना, सीख मतलब शिक्षा या सीखना, लीजिए मतलब लेना। इन दो पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार।
इन पंक्तियों में कवि रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं कि दोस्तों, हमारे शब्द धनुष्य बाण से, जो धनुष्य बाण होता है ना, धनुष्य बाण, हाँ, धनुष्य बाण से निकला हुआ तीर के समान अर्थात शस्त्र के जैसा होता है। इसलिए किसी को भी कुछ कहने से पहले अपनी बात सामने वाले को अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, इस बात पर जरा थोड़ा सोचना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। दोस्तों, हमारे मन में अनेक ख्याल अर्थात विचार आते हैं और ऐसे विचार बोलने से पहले खुद मतलब स्वयं अपने शब्दों को तौलना, तराजू के भांति वजन करने की आदत जो है अपने अंदर डाल लेनी चाहिए। शब्दों को तौलना अर्थात सचमुच वजन करना नहीं है दोस्तों। आने तो आप समझेंगे कि शब्दों को कैसे तोलेंगे सर जी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर शब्दों को तोलना मतलब सचमुच वजन करना नहीं है। तो इसका अर्थ सोच समझकर बोलना ऐसा है। तो आपके शब्द सामने वाले को दुख न पहुंचाए, यह कला जो है सीख लेनी चाहिए, ऐसा कवि यहां पर कहते हैं। तो चलिए अगले दो पंक्तियों में, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार, तड़ाक मतलब क्रोध, बहुत गुस्सा आता है ना हमें, बहुत टोकना बोले तो रोकना या फिर पूछताछ करना। ये थे इसके कठिन शब्द के अर्थ। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब भावार्थ इस प्रकार। इन पंक्तियों में कवि रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं कि आजकल आप तो हमेशा देखते हैं कि समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर तू तड़ाक मतलब क्रोध होता है। बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद होते हैं या फिर तू मैं तू मैं चलती रहती है दोस्तों। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ऐसा माहौल अपने चारों ओर देखने को मिलता है दोस्तों। ऐसा दृश्य देखकर ऐसी बात सुनकर यदि क्रोध आता है, ऐसे क्रोध आता है, तो ऐसे समय अपने आप को टोकना अर्थात रोकना सीख लेना चाहिए। तब जाकर सबके साथ अपनी बात जो है बन सकती है। तो इस प्रकार से यह सरल अर्थ था। अब अगले दो पंक्तियों में, पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इन दो पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। पटाखे मतलब बारूद, मराठी में जिसे दारू गोड़ा कहते हैं। दिवाली में हम पटाखे फोड़ते हैं ना दोस्तों, हाँ बराबर कि नहीं? लेकिन दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ना है, हाँ, ताकि वातावरण के लिए यह नुकसानदायी होता है। इसीलिए हम दिवाली में ध्वनि प्रदूषण नहीं करेंगे और वातावरण में जो वायु दूषित होती है ना, वो पटाखे फोड़ने से वह भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पटाखे का मतलब समझ में आ गया फिर? हाँ, दारू गोड़ा या फिर बारूद। फटना अर्थात फूटना। रोशनी मतलब प्रकाश, उजाला।
घोलना मतलब मिलना या फिर मिलाना, लीजिए मतलब लेना। ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन दो पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब भावार्थ इस प्रकार। इन पंक्तियों में गजलकार रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं कि समाज में कई लोग ऐसे होते हैं कि पटाखे की तरह मतलब बारूद के जैसे बहुत ही जल्द तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है। किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध से फटने के पहले, किसी भी परिस्थिति में क्रोध से फटने के पहले रोशनी अर्थात प्यार के प्रकाश के रंग को जरूर घोलना सीख लेना चाहिए। अर्थात प्रेम रूपी प्रकाश उजाले में समरूप होना सीख लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से क्रोध ही मिलेगा दोस्तों। आप क्रोध करेंगे ना तो आपको भी क्रोध ही मिलेगा। हाथ कुछ भी नहीं आएगा, सही राह दिखाकर गुस्सा न करते हुए रोशनी के रंग हमें रंगना चाहिए, मतलब रोशनी के संग हमें रहना चाहिए, घुलना चाहिए। ऐसी शिक्षा मतलब सीख हमें लेनी चाहिए, ऐसे गजलकार यहाँ पर बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली दो पंक्तियाँ इस प्रकार। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इन पंक्तियों के कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। कटु बोले तो कड़वे, वचन बोले तो बोल या फिर बातें, सदा बोले तो सदैव हमेशा, बोना बोले तो बीज को मिट्टी में डालना, जो बीज होता है ना वो मिट्टी में डालना, गुल बोले तो फूल, रोपना बोले तो यहाँ पर जो पौधे होते हैं ना वो लगाते हैं ना हम, हाँ वह, सीख बोले तो शिक्षा या सीखना, लीजिए बोले तो लेना। तो चलिए, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन दो पंक्तियों का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ इस प्रकार। इन पंक्तियों में कवि रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं कि हमारे वचन अर्थात बोल जो है, जो हमारी बातें जो है, यदि कटु रही, कड़वी रही तो वह हमेशा सदैव कांटे ही बोती है। अर्थात कटु वचन ऐसे बीज है जिसका फल, कटु वचन ऐसे बीज है जिसका फल जो होता है वह हमें कांटे रूपी फसल के रूप में ही मिलता है। लेकिन हम लोगों को कांटे नहीं बोना है, तो क्या बोना है? मीठी बोली के गुल अर्थात फूल के पौधे जो है वह लगाना है, तब जाकर हमारा जीवन जो है वह सार्थक होगा दोस्तों, सफल हो जाएगा। यही बात यहाँ पर रमेश दत्त शर्मा जी ने कही है। अब अगली दो पंक्तियां इस प्रकार। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। बेबात बोले तो बिना बात, चुभना का मतलब खटकना या फिर नुकीली चीज का लगना, कोई ऐसी नुकीली चीज चुभती ना वैसे। मोड़ना बोले तो मोड़ पर लाना या फिर भुलाना, भुला देना। सीख का अर्थ शिक्षा या सीखना और लीजिए का अर्थ लेना। अब इन दो पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। इन पंक्तियों में कवि रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं कि बहुत बार कुछ वजह नहीं होती है, ऐसी बात पर बेबात अर्थात बिना बात के भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। यदि आपको
यदि आपकी बात दूसरों को चुभने मतलब खटकने लगती है या फिर नुकीली चीज के समान लगने लगती है, तो ऐसे समय बात को बदलना मतलब प्यार से मोड़ पर लाना सीख लेना चाहिए। या तो जो बात हमारे जीवन पर बुरा असर डालती है, ऐसी बात को मोड़ना अर्थात भुला देना चाहिए। यही सीख या शिक्षा हमें लेनी चाहिए, यह इन पंक्तियों में बताया गया है। तो चलिए अगली दो पंक्तियाँ। ये किसने कहा ओठ सीकर के बैठो। ये किसने कहा ओठ सीकर के बैठो। जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। ओठ का मतलब जबड़े का ऊपर और नीचे का अर्ध वृत्ताकार हिस्सा, ये ओठ ऐसे। सीकर मतलब सीलना या सिलाकर। मुंह मतलब मुख। खोलना मतलब अपनी बात को कहना। ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन दो पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। इन पंक्तियों में कवि गजलकार रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं कि दोस्तों, हमें अयोग्य अनुचित बात यदि देखते हैं या फिर सुनते हैं, तो ऐसे समय किसने कहा कि अपने ओठ जो है वह सीकर को बैठो, यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। कोई अत्याचार कर रहा हो या आप चुपचाप देख रहे हैं उस अत्याचार को, तो यह भी अन्याय ही होगा। ऐसे समय जरूरत पड़ने पर मुंह को खोलना भी सीख लेना चाहिए, अर्थात अन्याय के विरुद्ध अपनी बात कहना सीख लेना चाहिए। यही बात यहाँ पर बताई गई है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पर यह जो कविता है संपन्न होती है। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, रमेश दत्त शर्मा जी द्वारा लिखित यह कविता गजल यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि ये कविता आप सभी छात्रों को समझ में आई होगी। यदि दोस्तों और भी समझना है तो इस वीडियो को फिर से देखिए, सुनिए और वीडियो को पॉज कीजिए। जो कठिन शब्द दिए गए हैं इस वीडियो में, तो वह अपने नोटबुक में लेखन कर लीजिए। इसका जो सरल अर्थ दिया गया है वो भी आपके नोटबुक में लेखन कर लीजिए, ताकि लेखन करने से आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जाते जाते फिर से एक बार सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ जाते जाते फिर से एक बार मेरे सभी छात्रों को और हिंदी विषय के हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय, शुभकामनाएं।